अब हम गुलामी की अंतिम सदी पिछली सदी के शुरुआत के अधिनियमों की चर्चा करेंगे। 1919 भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसे मिंटो मार्ले सुधार भी कहा जाता है या मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसमें परिषद के सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई, जो कि पहले 16 थी। अगली इंपॉर्टेंट बात, इसमें पहली बार बजट प्रस्ताव पेश करने तथा मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट बात है, याद किए रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया और विभिन्न समुदायों, जातियों और धार्मिक वर्गों को उनके प्रतिनिधित्व के हिसाब से हैसियत दी गई, स्थान दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, विधान परिषद में किसी भी विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्रदान किया गया, किंतु बजट पर मतदान का अधिकार अभी नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के तहत भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण दोनों कार्यों के लिए प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस अधिनियम द्वारा सबसे पहले भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार 2 भारतीय सदस्य सम्मिलित किए गए। नंबर 1 श्री केसी गुप्ता, नंबर 2 सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारतीय परिषद में नियुक्त किया गया। तो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। 1909 के मिंटो मार्ले रिफॉर्म में या भारत परिषद एक्ट 1909 में जो इंग्लैंड स्थित भारत परिषद बनी, उसमें भारत के 2 सदस्य मनोनीत किए गए, एक सर सैयद हुसैन बिलग्रामी और एक श्री केसी गुप्ता। ये याद रहे, इंपॉर्टेंट नाम हैं, सैयद हुसैन बिलग्रामी और श्री केसी गुप्ता। नेक्स्ट, सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाने की व्यवस्था की गई। कुल मिला करके विभाजन की नींव लगभग पढ़ने की हो गई, ऐसे बीज पढ़ने शुरू हो गए। तो 1909 का अधिनियम अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर आया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। अब इसी क्रम में हम भारत सरकार अधिनियम 1919 देखते हैं, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई, पहली राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद में सदस्य संख्या 60 की गई, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे। कार्यकाल 5 वर्ष का होता था और इसे उच्च सदन कहा गया। एंड व्हाट अबाउट नेक्स्ट, दूसरा केंद्रीय विधानसभा बनाई गई, जिसे निम्न सदन कहा गया। इसमें 145 सदस्य थे, कार्यकाल 3 वर्ष का था और 105 सदस्य निर्वाचित होते थे, बाकी 40 सदस्य नाम निर्दिष्ट होते थे। यह आपका लोअर हाउस कहा गया, निम्न सदन कहा गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। इस एक्ट द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी किया गया। आरक्षित विषय गवर्नर के अधीन थे, जबकि हस्तांतरित या अंतरित विषय प्रांतीय विधानमंडल के अधीन रखे गए। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय शासन सपरिषद गवर्नर जनरल के अधीन था। भारत जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के माध्यम से लंदन स्टेट पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था। इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई और महिलाओं को भी मताधिकार दे दिया गया। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे। महिलाओं को मताधिकार मिला 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट, प्रांतीय विधानमंडल द्वारा बनाई गई प्रत्येक विधि गवर्नर और गवर्नर जनरल दोनों की अनुमति पाकर ही विधिमान्य होती थी। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर मंत्रियों और कार्यकारी परिषदों का अध्यारोहण कर सकता था, यानी कि उनके द्वारा बनाई गई विधियों को निरस्त कर सकता था, उलट सकता था, पलट सकता था।
कैग और लोक सेवा आयोग की अवधारणा इसी अधिनियम से आई मीन 1919 से, आई मीन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से। अगला सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसे भारतीय संविधान की आधारशिला कहा जाता है, जहां से काफ़ी परिवर्तन हुए रूल रेगुलेशन में, उसे भारत सरकार अधिनियम 1935 कहा जाएगा। इसकी प्रमुख बातें, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों को एक इकाई के रूप में मान्यता दे दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया, जबकि केंद्र में सुरक्षा, विदेश विभाग आदि को गवर्नर जनरल के लिए आरक्षित कर दिया गया। अन्य विषयों के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट पॉइंट, विधानमंडल समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकता था, परंतु टकराव की स्थिति में संघीय कानून ही प्रभावी होते थे। यानी कि धीरे धीरे हम फेडरल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट की ओर बढ़ना शुरू कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई, जिसका वर्तमान प्रतिरूप भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जो दिल्ली में अवस्थित है, जिसकी चर्चा हम भारतीय संविधान के 124 से लेकर 147 के बीच करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें 2-3 बातें, एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र, एक पृथक निर्वाचक मंडल, दूसरा अंतरिम सरकार। तो पृथक निर्वाचक क्षेत्र का मतलब हुआ किस क्षेत्र में केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकेंगे, आई मीन SC और ST के लिए आरक्षित रखा गया। जहाँ तक पृथक निर्वाचक मंडल की बात है, तो यहाँ पर केवल जनजातियों और अनुसूचित जाति के लोग ही मतदाता के रूप में माने जाएंगे। पृथक निर्वाचक मंडल आई मीन इसका अर्थ है कि केवल उन जातियों अथवा जनजातियों के लोग ही मतदाता होंगे। जहाँ तक अंतरिम सरकार की बात है, तो इसका ऐसी सरकार से होता है जो अल्पकाल के लिए नियमित अथवा संविधान सम्मत सरकार का गठन होते तक काम करे। तो इसे अस्थायी व्यवस्था वाली सरकार कही जाती है, इसी को अंतरिम सरकार कहते हैं। देश स्वतंत्र होने की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर इतिहास देखेंगे तो नेहरू रिपोर्ट आएगी, गांधी रिबन समझौता होगा, क्रिप्स मिशन आएगा, कैबिनेट मिशन आएगा, जिसकी बाध्यताओं के तहत भारत में संविधान की रचना होगी, देश को स्वतंत्रता मिलेगी। 1947 आएगा, 3 जून को भारत पाकिस्तान का बंटवारा सुनिश्चित हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की निर्मित हुई। तो अब एक डोमिनियन स्टेट की अवधारणा को हम प्राप्त हुए। अब हम देखेंगे 1947 के भारत सरकार अधिनियम को अगले वीडियो में फाइनली, फिर कुछ और बताएंगे। कोटि सा शुभकामनाएं, धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं जल्दी ही, धन्यवाद।